फेक डिडक्शन के नोटिसेस आना स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपने भी अपनी आईटीआर के अंदर कोई भी फेक डिडक्शन क्लेम की है या आपने एआईएस से अपनी आईटीआर को मैच नहीं कराया तो उस सिनेरियो में चांसेस आर देयर कि आपको भी नोटिसेस सर्व किए जाएंगे। आज आपके साथ में 3-4 केस स्टडी डिस्कस करने वाला हूं जो कि रिसेंटली नोटिसेस आए हैं टैक्स पेयर के पास में। साथ ही मैं बताऊंगा कि क्या उसमें पेनल्टी हो सकती है अगर आप उसका रिप्लाई नहीं करेंगे, कैसे आपको अपडेटेड आईटीआर फाइल करनी है, कैसे आपको रिप्लाई करना है उन नोटिसेस का। इन सभी चीजों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। हे गाइस, मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। विदाउट एनी फर्दर डू चलते हैं स्क्रीन पे एंड स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। गाइस, सेशन स्टार्ट करने से पहले हमारा जीएसटी आईटीआर एंड टीडीएस का कोर्स अपडेट हो चुका है। असेसमेंट ईयर 23-24 की आईटीआर हमने उसमें इनकॉर्पोरेट कर दी हैं। प्राइजेस बहुत जल्दी इंक्रीज होने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं जीएसटी इनकम टैक्स टीडीएस को प्रैक्टिकली सीखने के लिए तो आप चेक कर सकते हैं हमारा प्रैक्टिकल कोर्स इन जीएसटी आईटीआर एंड टीडीएस। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सो गाइस, वी आर ऑन द स्क्रीन नाउ। आज आपको मैं सबसे पहले नोटिसेस दिखाता हूं, जो 3 नोटिसेस आए हैं और ये नोटिसेस अब बहुत फ्रीक्वेंटली हो गए हैं। आपको भी ये नोटिस हो सकता है आपको या आपके क्लाइंट को भी ये नोटिस इश्यू किया जाए। सेक्शन नंबर 133(6) का तो इतना कॉमन नोटिस हो गया है, जो कि होता है पावर टू कॉल इंफॉर्मेशन, यानी डिपार्टमेंट के पास आपसे इंफॉर्मेशन मांगने का जो है वो पावर 133(6) के अंदर आती है, जहां पर भर भर के इंफॉर्मेशन 1, 2, 3 नहीं। अभी आपको मैं एक नोटिस दिखाऊंगा, ये वाला नोटिस थोड़ी डिटेल में समझेंगे इसको। टोटल 17 पॉइंट है, पूरी जन्म कुंडली मांग ली गई है भाई टैक्स पेयर की। आप एक एक एंट्री का, एक एक ट्रांजैक्शन का हिसाब दे दो आकर के, अभी डिस्कस करेंगे उसको। पहले इस नोटिस को समझिए। एक ये नोटिस आया है, ये नोटिस इशू किया गया अभी रिसेंटली, ये नोटिस हमारा आया था। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस नोटिस के अंदर क्या लिखा हुआ है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज इन पोजेशन ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में कुछ इन्फॉर्मेशन है अबाउट योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 21-22 विच हैव एन इम्प्लीकेशन ऑन योर टैक्सेबल इनकम। डिपार्टमेंट ये बोल रहा है कि आपकी जो है कुछ ट्रांजैक्शन हुई है 2021 के अंदर, जिससे आपकी टैक्सेबल इनकम में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। और इस सिनेरियो की अगर मैं बात करूं तो इस टैक्स पेयर ने अपनी आईटीआर ही फाइल नहीं करी 2021 की, फाइनेंशियल ईयर 2021 की, जिसकी वजह से ये नोटिस यहां पर सर्व किया गया है। नाउ क्या है तो एआईएस के अंदर एक इंफॉर्मेशन आ रही है मिसलेनियस पेमेंट की 30,18,753। जब क्लाइंट से डिस्कस किया गया तो क्लाइंट ने बोला कि सर मैं तो क्रेडिट कार्ड की एंट्रियां घुमाता हूं, क्रेडिट कार्ड की एंट्रियां घुमाता हूं और ये मेरे फादर को नोटिस आया है। मैंने अपने फादर के नाम से क्रेडिट कार्ड बनवाया था, जो कि मेरे फादर को भी नहीं पता। उस क्रेडिट कार्ड से मैंने 30 लाख की पेमेंटें घुमाई हैं, जिससे जो भी रिवॉर्ड पॉइंट हैं या जो भी मतलब जैसे भी घुमाते हो, अगर आपको पता है किस तरीके से लोग घुमाते हैं पेमेंट क्रेडिट कार्ड से, तो बस वो पेमेंटें घुमाई है मैंने यहाँ पर। यहाँ से मेरे को अर्निंग भी हुई है, तो थोड़ी बहुत अर्निंग हुई है, कुछ इतनी ज़्यादा अर्निंग हुई नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज, अब इसको आप अपनी आईटीआर के अंदर किस तरीके से शो करेंगे, वो चीज़ मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे आपको इसका रिप्लाई करना है। ठीक है, अभी समझिए नोटिस क्या इशू किया गया है कि भाई मिसलेनियस पेमेंट 30,18,000, 10 लाख से ज़्यादा से की अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो वो आपके एआईएस में रिपोर्ट होती है और एआईएस से ये फिगर यहाँ पर आई है। With regard to the above, you are hereby required to furnish the information called for the Annexure 1। यहाँ पे Annexure 1 हमको दिया गया है, बोला Annexure 1 के अकॉर्डिंग हमको इन्फॉर्मेशन दो ऑन और बिफोर 19/7/2023। और ये हमको इशू कब किया गया, अभी रिसेंटली 4 जुलाई को ये इशू किया गया है। तो रिसेंटली बहुत ज़्यादा नोटिस आ रहे हैं 133(6) के। ऑन और बिफोर 19/7 को हमको आप थ्रू कंप्लाइंस पोर्टल इंस्ट्रक्शन एनेक्चर 2 पे दी हुई है इंस्ट्रक्शन में आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको रिप्लाई इसका करना होता है, वो मैं आपको पोर्टल पे जाकर के बता दूंगा। अगर आप फेलियर टू फर्निश करते हो अबव इंफॉर्मेशन में लीड टू पेनल्टी लग सकती है 272A(2) की इनकम टैक्स एक्ट 1961 में 1500 रुपीज फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच द फेलियर कंटिन्यू। 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आपके ऊपर पेनल्टी की जा सकती है। 10 दिन लेट हो गए, कितनी पेनल्टी हो गई, 5,000 रुपए तक की पेनल्टी यहाँ पे लग सकती है अगर 10 दिन का डिले आपने किया। तो इस नोटिस को बिल्कुल भी हल्के में तो नहीं लेना है, रिप्लाई जरूर करना है। और ये नोटिस पहले चेक कर लीजिए वैलिड है या नहीं। तो नोटिस बिल्कुल ही परफेक्ट है, अमाउंट बिल्कुल ही परफेक्ट है। फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए यहाँ पर हमको सर्व किया गया है ये नोटिस, जहां पर हमसे इंफॉर्मेशन मांगी गई है। यू आर ड्रॉन टू द प्रोविजन, योर अटेंशन इज ड्रॉन टू द प्रोविजन ऑफ अपडेटेड रिटर्न of income under section 139(8) of the income tax 1961. Taxpayer may eligible
टू फाइल एन अपडेटेड रिटर्न ऑफ द इनकम टैक्स प्रोविजन। यानी यहां पर हमको एक चीज और बताई गई है कि आप अपडेटेड रिटर्न भी फाइल कर सकते हो। वैसे आज की डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो AY 21-22 की आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। इसका मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा आपको, खाली नोटिस दिखाने के लिए नहीं आया हूं आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इसका रिप्लाई कैसे आप ड्राफ्ट करेंगे, क्या क्या पॉइंट्स आपको वहां पर देने हैं, किस तरीके से इसका रिजोल्यूशन होगा, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। नोटिस तो आ गया, ठीक है। अब देखिए एनेक्चर 1 इंपॉर्टेंट है। एनेक्चर 1 आपको समझना पड़ेगा। एनेक्चर 1 के अंदर हमसे 8 इंफॉर्मेशन मांगी गई है, टोटल 8 इंफॉर्मेशन हमसे मांगी गई है। पहली इंफॉर्मेशन हमसे मांगी गई है, हैव यू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम। इसके लिए आपको प्रॉपर वर्ड के अंदर एक रिप्लाई ड्राफ्ट करना पड़ेगा। हैव यू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर शोन इन द नोटिस। जो असेसमेंट ईयर हमको नोटिस में दिया गया यानी 21-22 था, ये रहा 21-22। सो 21-22 की क्या आपने रिटर्न फाइल की है? इफ यस प्लीज प्रोवाइड कॉपी ऑफ द सेम अलॉन्ग विद द कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम, इफ नॉट प्लीज गिव द रीजन। देखिए केस समझिए, इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 139 बोलता है एक इंडिविजुअल के लिए अगर वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा इनकम अर्न करता है तो उसके लिए मैंडेटरी है ITR फाइल करना, ठीक है। अगर आप ये बोल देते हो मेरी इनकम 4 लाख है, कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम मांगी गई है ना आपसे, मेरी कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम में मेरी इनकम 4 लाख है, 4.5 लाख है, तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए जिसकी एज 60 से बिलो है 2.5 लाख होती है। तो आपने अपनी ITR क्यों नहीं फाइल करी? आप वहां पे फंसोगे। या तो आप यहां पर ये बोलो कि आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की, तो आप यहां पर नो बोलो। अभी इसका मैं आपको रिप्लाई समझा रहा हूं कि इसका रिप्लाई आपको किस तरीके से करना है। यहां पर अगर आप ये बोलते हो नो, तो एक चीज को ध्यान में रखो, नो बोलोगे तो आपको अपनी इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम दिखानी है कि मेरी इनकम जो है वो बिलो 2.5 लाख है। यहां पे आपको रिप्लाई देना है, सिंस द इनकम इज बिलो द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट दैट इज 2.5 लाख एंड देयरफॉर वी हैव नॉट फाइल्ड द रिटर्न फॉर द रिस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर। अब दूसरा पॉइंट आएगा, अगर आप यहां पर नो कर रहे हो तो फिर आपके 26 ईयर्स में 30,80,000 आ रहा है, इसको एक्सप्लेन करो, इसको भी तो जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो उसका आपको रीजन देना पड़ेगा, आपको एक एक एंट्री वाइज रीजन यहां पर देना पड़ेगा कि ये एंट्रीज थी, आप ये हमारी क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट है और वी हैव यूज्ड टू मेक द पेमेंट ऑफ अनदर क्रेडिट कार्ड। आपको दूसरे क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट भी यहां लगानी पड़ेगी। ऐसे ही करते हैं ना लोग, 5 क्रेडिट कार्ड ले लिए, अब एंट्री घुमा घुमा के 4 आप यही यूज करते हो। एक बार आपने 2 लाख का यूज कर लिया, उसके बाद आपने उसकी एंट्रियां घुमाई है, तो वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हमने इसकी पेमेंट इस क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में दी, इसकी पेमेंट इस क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में दी, इस डेट को। आप एक्सेल में भी ये काम कर सकते हो, एक्सेल में प्रॉपर आप एक शीट बना सकते हो और वहां पर यह चीज एक्सप्लेन कर सकते हो कि इस पूरी ट्रांजेक्शन से जो 30,18,000 की है, इस पूरी ट्रांजेक्शन से हमको कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, रिवॉर्ड पॉइंट मिले। हाँ, रिवॉर्ड पॉइंट का जो भी है 10,000, 20,000, 50,000, इससे 1 लाख, इससे अब 30 लाख की ट्रांजेक्शन घुमाने में इससे ज़्यादा का तो मेरे ख्याल से मिलेगा नहीं। अगर आप 1% भी लेकर के चलोगे तो आपका 30,000 का बनेगा। 30,000, 40,000, 50,000 जो भी है, तो आप बोल दो हमारी 50,000 रुपये इनकम है जो कि रिवॉर्ड पॉइंट से आई है, बाकी कोई इनकम है नहीं, तो हमारी 2.5 लाख से कम की इनकम है, इसीलिए हमने अपनी ITR फाइल नहीं की है। अगर आपका आंसर है नो, ठीक है, ये आपको क्लाइंट से डिस्कस करना पड़ेगा, क्लाइंट को कंसल्टेंसी देनी पड़ेगी। इन नोटिस के रिप्लाई ना इतने इजीली नहीं किए जाते, आपको पूरी चीज क्लाइंट से डिस्कस करनी पड़ेगी। अपने मर्जी से रिप्लाई बिल्कुल मत करना, गड़बड़ कर जाओगे। जब तक क्लाइंट का केस अच्छे से ना समझो तब तक रिप्लाई करने के लिए मत बैठना। और इन रिप्लाई की फीस भी बहुत हाई चार्ज की जाती है भाई, हम तो 10, 15, 20 इतना मिनिमम चार्ज करते ही करते हैं, क्योंकि इसमें एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं। एक एक ट्रांजैक्शन आपको देखनी पड़ती है, बैंक स्टेटमेंट को पूरा स्क्रूटनाइज करना पड़ता है और आपको वो भी स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा, क्योंकि कल को अगर और काउंटर क्वेश्चन इससे किया गया और आपने कुछ गलत रिप्लाई दे दिया तो आपके लिए भी दिक्कत हो सकती है। मतलब दिक्कत क्या हो सकती है, क्लाइंट के लिए दिक्कत होगी, बट ऑब्वियसली रिप्लाई आपने किया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वहां पर आती है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि आप जो भी रिप्लाई करें उसका बेसिस आपको पता होना चाहिए, क्लाइंट से डिस्कस जरूर कर लीजिएगा। तो अगर आप नो कर रहे हो तो नो के लिए आपको इस तरीके से काम करना है। अगर आपका आंसर है यस, आपने रिटर्न फाइल की, वैसे हमारे केस में हमने रिटर्न फाइल नहीं किया, लेकिन रिटर्न फाइल नहीं की इसका मतलब ये नहीं हम कर नहीं सकते, हम कर सकते हैं। अपडेटेड रिटर्न तो फाइल कर ही सकते हैं। हो सकता है हमारे केस में इनकम हमारी 4,90,000 रुपए है, यहां पे आपको आंसर देना है कि वी हैव नॉट फाइल्ड द रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1), however we have recently filed return under section 139(8)(a), that is updated return. We have also attached the
कॉम्पिटिशन ऑफ अपडेटेड रिटर्न इन एनेक्शर 1 या एनेक्शर 2, जो भी आप नीचे देना चाहते हो, उसके एनेक्शर में आप उसकी कॉम्पिटिशन डालोगे, साथ में आप अपडेटेड रिटर्न का ITR भी डाल सकते हो और उसकी कॉम्पिटिशन पूरी वहां पर डालो। और वी हैव डिस्क्लोज दिस मच इनकम एंड वी हैव पेड द टैक्स अंडर सेक्शन 140B। 140B के अंदर आपको टैक्स पे करना होता है उस वाले सिनेरियो में जब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं। दूसरा केस आपका वो भी बन सकता है। तो आपको क्लाइंट से डिस्कस करना पड़ेगा, बैंक स्टेटमेंट चेक करनी पड़ेगी, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट चेक करनी पड़ेगी, स्क्रूटनी करनी पड़ेगी कि मेरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, जिससे क्लाइंट को कम से कम टैक्स देना पड़े। देखिए लीगली क्लाइंट को कम से कम टैक्स की यहां पर पेनल्टी आए। दूसरा है, प्लीज गिव ब्रीफ नरेशन about the nature of activities carried out, income earned during the year अंडर कंसिडरेशन। मैंने पहले पॉइंट में आपको एक्सप्लेन कर दिया। हमारे केस में क्या हुआ है, सारी ट्रांजैक्शन हमने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट घुमाने के लिए की है, तो आप यहां पर सिंपली ये रेफर कर सकते हो, काइंडली रेफर द रिप्लाई इन ऑफ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 के रिप्लाई में अगर आपने वो चीजें डाल दी है तो दोबारा से आपको वो चीज नरेट करने की जरूरत नहीं है। आप बोल सकते हो कि हमारा पॉइंट 1 का रिप्लाई चेक कर लीजिए, उसमें हमने ये चीजें डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है कि किस तरीके से 30 लाख की जो एंट्री हमारे AIS में आ रही है, क्या इसका बेसिस है, कहां से ये एंट्री आई है। बेसिकली पेमेंट हमने जो है वो रूट की है टू डिफरेंट क्रेडिट कार्ड्स विच डज नॉट कंस्टिट्यूट इनकम एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, उसमें कुछ इलीगल नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप पेमेंट घुमाते भी हो तो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग उसमें कुछ भी इलीगल नहीं कर रहे हो आप। हो सकता है क्रेडिट कार्ड कंपनीज के आप कुछ वायलेशन कर रहे हो, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग वहां कोई भी वायलेशन नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जस्ट ये एक्सप्लेन करो प्रॉपरली, एक प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करो, सेटिस्फाई करो असेसिंग ऑफिसर को कि भाई आपका केस क्या है। तीसरा पॉइंट है, एज पर द इंफॉर्मेशन यू हैव मेड मिसलेनियस पेमेंट एज पर द डिटेल मेंशन ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द नोटिस। 30 लाख की जो पेमेंट आई है, मतलब ये पेमेंट हमने मेड की है, मिसलेनियस पेमेंट नहीं है, ये क्रेडिट कार्ड की पेमेंट है। ठीक है, इन दिस कनेक्शन यू आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट इंफॉर्मेशन इन टेबुलर फॉर्मेट गिविंग द डिटेल ऑफ पेमेंट। अब ये इन्होंने एक चीज मांगी है, तो ये आप थर्ड पॉइंट में भी दे सकते हो, जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन कर दिया था। आप एक एक्सेल बनाओ, एक्सेल में डेट ऑफ पेमेंट डालो, नेम ऑफ पर्सन टू हुम यू हैव मेड द मिसलेनियस पेमेंट। अब आपने पेमेंट किसको दी होगी, देखो एक तो ट्रांजेक्शन आपने की होगी, 2 लाख की आपने एक ट्रांजेक्शन की, आपकी एक क्रेडिट कार्ड पे लिमिट 2 लाख है, आपने 2 लाख की परचेज करी है। अब 2 लाख का क्या परचेज करा, 2 लाख का आपने मोबाइल परचेज कर लिया, 2 लाख का कुछ और परचेज कर लिया, वट एक आपने वो परचेज किया। उसके बाद आपने एंट्रियां घुमाना स्टार्ट किया, मतलब क्रेडिट कार्ड में कैसे घुमाते हैं वो चीज मैं आपको नहीं एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज वो हमारा पॉइंट नहीं है। आपके पास और भी 4 क्रेडिट कार्ड है, आपने ट्रांजेक्शन घुमा घुमा के 6 महीने लीवरेज लिया। बेसिकली वो लीवरेज मिलता है आपको पीरियड ऑफ टाइम का, कोई 1 महीना देता है, कोई 45 डेज देता है, तो वो टाइम पीरियड का लीवरेज लेते हुए 6, 8, 10 महीने में जाकर के आपने वो 2 लाख रुपए की पेमेंट की। बट वो एंट्री घुमाने की वजह से वो 2 लाख रुपए ऐसा दिख रहा है क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में कि 30 लाख है। ये चीज आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, यू हैव टू एक्सप्लेन दोस थिंग्स इन योर रिप्लाई, और आपको यहाँ डिटेल देनी पड़ेगी। अपने क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट डाउनलोड कीजिए एक्सेल के अंदर, अगर आप कर सकते हो तो वहां से आप वो इन्फॉर्मेशन लीजिए, किसको आपने पेमेंट की, उसका पैन नंबर। अब पैन नंबर तो उस क्रेडिट कार्ड कंपनी का आप डाल सकते हो। अमाउंट एंड रीजन फॉर मिसलेनियस पेमेंट, रीजन मैंने आपको बता दिया कि जस्ट रूटिंग द एंट्री, और उसका कोई मतलब कोई एक्सपेंस नहीं है वो, इट्स जस्ट अ ट्रांजेक्शन है, पेमेंट है, जो कि हमने दूसरी पेमेंट को खत्म करने के लिए किया है। टू राइट ऑफ वन पेमेंट आपने दूसरी पेमेंट की है, ठीक है, तो वो कहीं से भी आपकी इनकम में काउंट नहीं किया जाएगा इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। फोर्थ पॉइंट है, प्लीज प्रोवाइड द सोर्स ऑफ पेमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछ लिया गया इन द नोटिस विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। अब देखो डिपार्टमेंट तो ये सोचेगा ना कि आपने 30 लाख की अगर पेमेंट की है तो आपने कहां से की होगी, आपके पास कोई ब्लैक मनी होगा, वहां से आपने उसकी पेमेंट की होगी। लेकिन आपको क्या एक्सप्लेन करना, मैं अपना केस बता रहा हूं, हो सकता है आपके केस में कुछ डिफरेंट सिनेरियो निकल के आता हो, इसीलिए क्लाइंट से डिस्कस जरूर कर लेना कि वो किस चीज का नोटिस है। इसलिए मैं आपको 3 नोटिस डिस्कस करूंगा, अभी 2 नोटिस और है। वीडियो आज की डिटेल होगी, लेकिन लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारी चीजें सीख करके जाओगे, और इन सबका रिप्लाई कैसे किया जाता है काफी लोगों को नहीं पता होता, वो भी चीज आपको पता चलेगी। फोर्थ पॉइंट में हमसे इन्होंने बोला है कि भाई आप हमको प्रूफ ऑफ इनकम एक्सप्लेन करो। तो यहां पे 30 लाख का आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि 30 लाख की पेमेंट आपके नोटिस के अंदर उन्होंने बोला है, बट आपने स्टार्टिंग के 3 पॉइंट के रिप्लाई में ऑलरेडी वी हैव क्लियर्ड दैट द एक्चुअल पेमेंट इज ओनली फॉर ₹2 लाख एंड नॉट फॉर 30 लाख रुपीज। द 28 लाख रुपीज इज जस्ट रूटिंग द पेमेंट्स। Therefore we have to only explain the reason of 2 लाख रुपीज की जो आपने एक्चुअल में पेमेंट की है। एक्चुअल पेमेंट इज फॉर 2 लाख रुपीज, और 2 लाख का सोर्स ऑफ इनकम आप क्या बोल सकते हो कि इन प्रीवियस ईयर्स
वी हैव अर्न फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो भी आपकी सोर्स का इनकम है, हमने सैलरी से करते थे या जो भी आप इनकम था, 2.5 लाख से नीचे तक तो आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होती है। अगर 2 लाख का आपने खर्चा किया, बहुत इजीली आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर्स में हमारे को 50,000 1 लाख रुपए की इनकम होती थी, वो सेविंग हुई थी और उस सेविंग से हमने 2 लाख रुपए का खर्चा किया था। 2 लाख का एक्सपेंस को मतलब जस्टिफाई करना नॉट अ बिग डील। अगर 30 लाख के एक्सपेंस को जस्टिफाई करना है तो फिर भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 2 लाख का एक्सपेंस आप जस्टिफाई कर सकते हो कि पिछले 10 साल से हमारी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से अंडर होती थी, इसलिए हमने रिटर्न भी फाइल नहीं की। जो हमारी सेविंग्स थी पिछले 5 साल की 7 साल की, उन सेविंग्स से हमने मोबाइल फोन खरीदा या जो भी एक्सपेंस है आपके एक क्रेडिट कार्ड में तो एक्चुअल एक्सपेंस आ रहा होगा ना, आपने किसी को पे किया तो उससे हमने लोन ले रखा था, बैंक से लोन लिया था, या आपने किसी को लोन दिया, या फिर आपने कोई पेमेंट की है तो आपने कोई मोबाइल खरीदा, या जो भी आपने एक्सपेंस किया वो आपकी प्रीवियस सेविंग से आपने किया है। इस सिनेरियो में ये रिप्लाई हमारा एप्रोप्रिएट बनता है। उसके बाद 5th पॉइंट आता है कि इफ यू हैव रिसीव एनी ट्रांसफर एंट्री बिफोर मेकिंग द पेमेंट प्लीज एक्सप्लेन द सेम विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। ट्रांसफर एंट्री बहुत खतरनाक चीज होती है। ट्रांसफर एंट्री का मतलब क्या है कि किसी से कैश में पेमेंट आई और आपने उसको, या बैंक से पेमेंट आई आपने कैश में पेमेंट दे दी, तो ट्रांसफर एंट्री आपकी यहाँ पर अगर हुई है तो आपको वो एक्सप्लेन करनी है। तो यहाँ पे बेसिकली किसी और पर्सन ने ट्रांसफर एंट्री नहीं की है, आपने एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड को पेमेंट करने के लिए जो एंट्रीज का यूज किया है वो चीज आपको 5th वाले पॉइंट में यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ये मांग रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ में आप जो अपने क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट लगा सकते हो, अपने बैंक की स्टेटमेंट लगा सकते हो। ठीक है। 6th है, if you have deposited cash in your account before making the payment please explain the source with the documentary proof। तो कैश तो डिपॉजिट नहीं कराया होगा, ऑब्वियसली आपने एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट यहाँ पर हुई है तो कैश इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं यहाँ पे, वो चीज आप क्लियरली यहाँ से डिनाई कर सकते हो। 7th पॉइंट है, प्लीज सबमिट द कॉपी ऑफ बैंक अकाउंट फ्रॉम विच यू हैव मेड द पेमेंट मेंशन ऑन द रेलिवेंट ईयर। तो बैंक अकाउंट से आपने कितनी पेमेंट की है वो आपको यहाँ पर एक्चुअल में देनी पड़ेगी। फाइनली जाकर के तो बैंक से किसी ना किसी क्रेडिट कार्ड की तो बैंक से पेमेंट की होगी ना, तो वो बैंक स्टेटमेंट आप जो यहाँ पर लगा सकते हो। यहाँ पे सारे बैंक अकाउंट नहीं मांगे वैसे, जिससे आपने पेमेंट की वो वाला बैंक अकाउंट यहाँ पे खाली मांगा गया है। लेकिन अभी आपको एक नोटिस और दिखाऊंगा, वहाँ पे पूरी जन्म कुंडली मांग ली गई है। वहाँ देख के बोलोगे भाई ये क्या नोटिस भेज दिया। अभी तो छोटा सा नोटिस है, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नोटिस नहीं है। 8th पॉइंट है, इफ द इन्फॉर्मेशन अंडर वेरिफिकेशन हैज नॉट बीन फुल्ली पार्शियली कंसिडर व्हाइल फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न इफ एनी फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर यू मे फाइल अपडेटेड रिटर्न 139(8)A। और आप इसका रिप्लाई दे सकते हो, वी हैव फाइल्ड द अपडेटेड रिटर्न ऑन दिस डेटेड, और उसकी कॉम्पिटिशन और उसकी ITR भी हमने अटैच कर दी है इन दिस एनक्लोज्ड एनेक्शर्स। ठीक है। इस तरीके से आप जो यहाँ पर इन सभी पॉइंट्स का रिप्लाई देंगे, 139(8)A के अंदर अपडेटेड रिटर्न फाइल करेंगे, उसके बाद में सेटिस्फाई होता है प्रॉपर ऑफिसर और हो ही जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पे कोई इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है, अमाउंट भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आपका जो नोटिस है वो विड्रॉ कर दिया जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रिप्लाई जरूर करना है, अदरवाइज इसकी भी पेनल्टी बहुत हैवी यहाँ पर आपको लग सकती है। एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, चाहे GST की बात हो चाहे इनकम टैक्स की बात हो, डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी नोटिस आता है, सबसे पहले ये चेक करो कि वेदर वो नोटिस वैलिड है या नहीं है। अगर वो नोटिस वैलिड नहीं है तब भी रिप्लाई करना है। वैसे यहां पर काफी एक्सपर्ट ये बोलते हैं कि नोटिस वैलिड नहीं है तो आप उसका रिप्लाई मत करो, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग रहता है। रिप्लाई उसका जरूर करो। अगर नोटिस इनवैलिड है तो आप क्लियरली रिप्लाई में लिख दो कि नोटिस इज नॉट वैलिड एज पर दिस प्रोविजन या दिस केस स्टडी या दिस केस लॉ। रिप्लाई जरूर करो उसका भी। अगर नोटिस वैलिड है फिर आपको देखना है फैक्ट ऑफ द केस, केस के फैक्ट क्या है, फिर उसका रिप्लाई करना विद इन द टाइम। रिप्लाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है। केस अगर आपको आगे अपील भी करनी है या कोई भी प्रोसीडिंग्स आपको अपनी तरफ से आगे बढ़ानी है तो रिप्लाई टाइम से करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है। नोटिफिकेशन, दूसरा नोटिस देखते हैं। दूसरा नोटिस हमको इशू किया गया 20/6/2023। ये भी अभी रिसेंटली इशू किया गया, कोई पुराने नहीं दिखा रहा है, नोटिस अभी रिसेंटली इशू किए गए सभी क्लाइंट को। ये भी 133(6) के अंदर इशू किया गया है। यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज इन पोजेशन ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन 2021। ये भी सेम ईयर का यहाँ पर इशू किया गया है। यहाँ पर देखो इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट कितना 12,528। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट के लिए तो शायद ये नोटिस भेजते भी नहीं, बट एक मिसलेनियस पेमेंट यहाँ पर भी हमारी हुई है 38,01,286। अब यहाँ पर क्या केस है, यहाँ पर भी सेम केस है क्रेडिट कार्ड से पेमेंट वाला, तो वो चीज़ें हमको एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पे हमसे एनेक्शर 1 के अंदर उन्होंने बोला एनेक्शर 1 का रिप्लाई दो। एनेक्शर 1 देखो आकर के जरा एक बार, डर जाओगे भाई साहब। देखो क्या क्या चीजें मांगी है। प्लीज प्रोवाइड डिटेल ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट मेंटेन बाय यू इंडिविजुअली और जॉइंटली ड्यूरिंग द कंसर्न्ड फाइनेंशियल ईयर। यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 का भेजा है इन्होंने नोटिस। बोल रहे हैं भाई 2021 में
सभी अकाउंट का हमको बैंक स्टेटमेंट भेज दो। पिछले वाले नोटिस में बैंक स्टेटमेंट सभी अकाउंट की नहीं मांगी थी, खाली उस अकाउंट की मांगी थी जिससे आपने वो पेमेंट करने के लिए जो अकाउंट यूज किया है, खाली उसकी। यहां पर सारे बैंक अकाउंट की डिटेल हमसे मांग ली गई, जितने बैंक अकाउंट है, डिटेल ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट मेंटेन्ड बाय यू, जितने सेविंग बैंक अकाउंट आपने मेंटेन किए हैं, चाहे वो आपका इंडिविजुअल हो, जॉइंट अकाउंट भी अगर वाइफ के साथ, फादर के साथ, किसी और के साथ, उसकी भी डिटेल दे दो। दूसरा, इफ द इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट इज नॉट शोन अंडर द हेड अदर सोर्सेज, तो उसका रीजन दो, प्लीज फर्निश द रीजन देयर ऑफ। इंटरेस्ट अगर आपने शो नहीं किया अदर सोर्सेज के अंदर, तो आपको रीजन यहाँ पे क्या देना। देखो वो तो सीधी सीधी गलती है आपकी, अगर नहीं किया अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दो और अपडेटेड रिटर्न के अंदर वो अदर सोर्सेज का ऐड कर दो आप। ये तो सिंपल है, इसका ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, दूसरे का रिप्लाई करना अपडेटेड रिटर्न की हेल्प से आप कर सकते हो उसका रिप्लाई। तीसरा है, प्लीज फर्निश कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम फॉर द ईयर अंडर कंसिडरेशन, प्लीज प्रोवाइड द डिटेल ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्स इन सेविंग बैंक अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर अंडर कंसिडरेशन एंड इट डिस्क्लोजर इन ITR। तो अगर आपने ITR फाइल किया तो उसकी कॉम्पिटिशन दे दो और एक्सेप्ट कर लो। अगर कोई गलती है तो ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्सेप्ट कर लो। और कितना टैक्स बनेगा यार, 12,000 का ही तो है, 12,000 का सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है, इसको आप अपडेटेड रिटर्न में ऐड करके फाइल कर दो और अपडेटेड रिटर्न की कॉम्पिटिशन भी भेज दो और अपडेटेड रिटर्न की ITR भी यहाँ पर भेज दो। फोर्थ पॉइंट है, प्लीज फर्निश डिटेल ऑफ ऑल बैंक अकाउंट मेंटेन बाय यू ड्यूरिंग द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर विद रिमार्क्स वेदर ऑपरेटिव और नॉट एज ऑन डेट, इंडिकेटिंग द सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट अर्न ऑन ईच सच अकाउंट। सारे अकाउंट की मतलब ये बैंक स्टेटमेंट मांग रहे हैं, ये भी पूछ रहे हैं कि क्या वो ऑपरेटिव है या नहीं है। इसका रिप्लाई वर्ड में आप प्रॉपर रिप्लाई बनाएंगे। मैं तो आपको बाय वर्ड ऑफ माउथ बता रहा हूँ चीज़ें, बट आपको इस तरीके से रिप्लाई बनाना पड़ेगा। 4 अकाउंट है तो 4 में से कितने अकाउंट ऑपरेटिव है, सारे ऑपरेटिव, सबके आगे आप रिमार्क दे सकते हो कि ऑपरेटिव, 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 एक्टिव एंड ऑपरेटिव, ठीक है। और कितना इंटरेस्ट मिला वो भी आप वहाँ पे क्लियरली मेंशन कर सकते हो। क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है ज़्यादातर अकाउंट्स में, तो क्वार्टरली आप चेक कर सकते हो, जो इंटरेस्ट की एंट्री है उसको आप वहाँ पे मेंशन कर दीजिए। वैसे ये बहुत बेसिक सी गलती है, इसलिए मैं बोलता हूँ अच्छे टैक्स प्रोफेशनल से ITR फाइल करवा लिया करो। सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट भी अगर आप नहीं इंक्लूड कर रहे हो, वो भी आपकी इनकम होती है, तो उसको ज़रूर यहाँ पर आप इंक्लूड किया कीजिए। फिफ्थ पॉइंट है, प्लीज़ रिकनसाइल द इंटरेस्ट। अरे भाई ये तो इंटरेस्ट इनकम के पीछे पड़ चुके हैं, 12,000 की इंटरेस्ट इनकम है, उसके पीछे इतना क्यों पड़े हुए, मुझे समझ नहीं आ रहा। रिकनसाइल करो इंटरेस्ट की इनकम जो कि आपने ITR में दी है विद सेविंग बैंक अकाउंट। 6 पॉइंट है, इफ द फर्निश इन्फॉर्मेशन एंड वेरिफिकेशन हैज़ नॉट बीन फुल्ली पार्शियली कंसिडर्ड बाय फाइलिंग योर ITR। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 के अंदर ये बात कर रहे हैं, ये जो 38 लाख की है, 38 लाख, हाँ, इस पेमेंट की बात कर रहे हैं कि ITR फाइल करते टाइम आपने कंसिडर किया था या नहीं किया था, वो हमको बताइए। तो इसको तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि इसमें हमारी जो भी इनकम थी वो हमने, अब देखो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट जब आप करते हो, आपकी जो इनकम होती है रिवॉर्ड पॉइंट्स की होती है। रिवॉर्ड पॉइंट्स के लिए आप जो भी अमाउंट आपका रिवॉर्ड पॉइंट का आता है वो अदर सोर्सेज में ऐड करके अपडेटेड रिटर्न में डाल दो और उसको एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। तो पूरी 38 लाख की नहीं होगी। अगर रिप्लाई नहीं करोगे, डिपार्टमेंट के पास रिप्लाई नहीं गया, तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंस करके उस पर हैवी पेनल्टीज लगा देगा पूरे के पूरे 38 लाख पे। इसलिए रिप्लाई प्रॉपरली जरूर करो, जो भी आपका केस है उसको एक्सप्लेन करो, जस्टिफाई करो। 7 पॉइंट में पूछा है सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये तो आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो क्लाइंट के साथ डिस्कस करके। 8 पॉइंट है, प्लीज फर्निश द सोर्स ऑफ पेमेंट मेड इन डिटेल इन नोटिस और कॉपी ऑफ बैंक अकाउंट स्टेटमेंट विच शोज दिस पेमेंट डिटेल। जो आपने 38 लाख की पेमेंट किया वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होती है, तो आप क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट यहाँ पर दे सकते हो। और इवेंचुअली बैंक से भी आपने क्रेडिट कार्ड को पेमेंट की होगी तो वो बैंक की आपको एंट्रीज भी यहाँ पर देनी पड़ेंगी। 9th है, प्लीज फर्निश कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम, फर्निश द डिटेल ऑफ पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर एज पर द डिटेल्स गिवन। ये ऑलरेडी आप ऊपर दे दोगे तो दोबारा देने की जरूरत नहीं है। हैव यू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर, अगर येस तो उसका आप हमको रीजन दे दीजिए। इसके बाद ये के जो पॉइंट है ना, ये सारे पॉइंट उन्होंने वहाँ से लिए हैं, पुराने वाले उससे, इस वाले नोटिस से। इस वाले नोटिस के जो 8 पॉइंट है, ये 8 पॉइंट 10 से लेकर 17 तक ये वाले पॉइंट इन्होंने हमसे पूछे हैं। कॉपी ऑफ बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, वही सेम चीज़ें बार बार रिपीट भी कर रहे हैं, तो आपको सबका ऐसा नहीं, सबका रिप्लाई आपको एक एक करके देना। अगर आपने उसका रिप्लाई ऑलरेडी ऐड कर दिया तो आप वो पॉइंट नंबर मेंशन कर दो कि इसका रिप्लाई हमने पॉइंट नंबर इसके रिप्लाई में इंक्लूड कर दिया है, प्लीज कंसिडर दैट पॉइंट, ठीक है। उस तरीके से आपको इसका रिप्लाई देना है। एक नोटिस और दिखाता हूँ आपको, ये नोटिस थोड़ा सा खतरनाक है, ये नोटिस थोड़ा सा दिक्कत वाला है, लेकिन इसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। सॉल्यूशन सबका मिलेगा। देखो सॉल्यूशन मैंने आपको इसका भी बता दें, क्रेडिट कार्ड पेमेंट का किस तरीके से आपको करना होता है, आपको एक्सप्लेन करना है प्रॉपर। आपको एक्सेल में जो उन्होंने बोला है ना बनाने के लिए, एक्सेल में आपको बनाना पड़ेगा कि 38 लाख की जो पेमेंट आ रही है किस तरीके से आपने उसको घुमाया है, वो घुमाने वाली चीज़ें आपको सारी यहाँ पर बतानी पड़ेगी। कुछ भी उसमें लीगल नहीं है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वहाँ डरने वाली बात नहीं है, छुपाओगे अगर तो डरने वाली बात ज़रूर हो जाएगी, ठीक है।
कि इनकम टैक्स में आपका जो टैक्स लगता है वो इनकम के ऊपर लगता है। पेमेंट घुमाना में इनकम जो भी होगी उसको कंसिडर कर लो, डिपार्टमेंट को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर भी 133(6) का नोटिस इशू किया गया और यहाँ पर असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए किया गया है, यानी जो पिछला असेसमेंट ईयर था उसके लिए किया गया है। यहाँ पर हमसे डिटेल मांगी गई है फाइनेंशियल ईयर 21-22 की। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो 498100 की, और आपने रिफंड क्लेम किया 36,980 का। तो ये जो डिडक्शंस आपने क्लेम किए हैं और एग्जम्पशन क्लेम किए हैं, इसके लिए हमसे रीज़न मांगे जा रहे हैं कि भाई 1013A HRA का होता है। HRA में आपने 30,121 की यहाँ पर डिडक्शन क्लेम की है। रेंट रिसीट भेज दो हमको, रेंट रिसीट भेजो, और भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस का मतलब यहाँ पर भेजो। ATC में आपने 1.5 लाख की है, हमको भेजो भाई LIC का प्रीमियम कितना था उसकी रिसीट भेजो, मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यहाँ पर भी भेजो। ATD में पूरी 75,000 देख के लग रहा है आपको, छोड़ दो, मुझे नहीं पता, मैंने क्लाइंट से डिस्कस भी नहीं किया यहाँ पर। क्या लगता है आपको? 1.5 लाख की मैक्सिमम लिमिट है, 1.5 लाख की क्लेम की गई है, 75,000 रुपये ATD के अंदर डाले गए हैं। ATD के अंदर 75,000 कब आ सकते हैं? आपने अपने का क्लेम किया हो 25,000 का, अपने पेरेंट्स का क्लेम किया हो 50,000 का। पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीजन होते हैं तो आप 50,000 का क्लेम कर सकते हो, दोनों का मिला करके 75,000 क्लेम होता है। क्या लगता है, जेन्युइन होगा? देख के लग रहा है कि भाई ये यहाँ पर कुछ गड़बड़ यहाँ पर की गई है। ATCCD के अंदर 65,426 का आपने जो है लिया है। ATCCD 1B के अंदर आपने 50,000 का लिया है। टोटल कितने का हो गया? 4,98,100 का आपने यहाँ पर डिडक्शन क्लेम की है। इन दिस कनेक्शन, by virtue of power vested in me under section 133(6) of the Income Tax Act 1961, you are hereby required to furnish necessary documentary evidence मांगे गए हैं। भाई बताओ, 30,000 का आपने ये रेंट रिसीट दे दो मेरे को, और एग्रीमेंट जो है आपका लैंडलॉर्ड के साथ में वो दे दो, पैन कार्ड दे दो लैंडलॉर्ड का, वैसे पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं है, 1 लाख से ज़्यादा पे होती है। 1.5 लाख के ऊपर LIC की भाई प्रीमियम की रिसीट्स दे दो मेरे को। ट्यूशन फीस पे किया, बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट दिखाओ कहाँ से पे किया, क्या जिसको पे किया वो इंस्टीट्यूट एलिजिबल है पेमेंट के लिए, ये बताओ। 75,000 मेडिकल इंश्योरेंस की प्रीमियम रिसीट दे दो। अब एक चीज़ ध्यान से सुनो, यहाँ पर कुछ लोग तो होते हैं तेज कि भाई डिडक्शन क्लेम कर ली, चलो रिफंड क्लेम कर लिया। कुछ लोग होते हैं ज़्यादा तेज, जो कि क्या करेंगे, इनके भी फेक डॉक्यूमेंट्स बना करके प्रोवाइड करेंगे। ऐसा बिल्कुल मत करना। एक बार तो गलती कर ही दी है, दोबारा से फेक डॉक्यूमेंट बना करके अपने पाँव पे कुल्हाड़ी बिल्कुल मत मारना। इसका सॉल्यूशन भी मैं बता रहा हूँ आपको, क्या आपको इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा, तो दिक्कत मत लो। एक तो गलत काम कर ही दिया, दूसरा गलत काम मत कर देना कहीं यहाँ पर भी फेक रेंट रिसीट बना करके भेज रहे हो, फेक LIC की प्रीमियम की रिसीट्स बना करके भेज रहे हो। अगर असेसिंग ऑफिसर का दिमाग घूम गया, उसने क्रॉस चेक कर लिया अगर कहीं से, तो भाई आपके तोते उड़ जाने हैं, फिर तो आपके ऊपर और ज़्यादा हैवी पेनल्टीज लग सकती हैं। ऐसा काम बिल्कुल मत करना। इन रिस्पेक्ट ऑफ डिडक्शन क्लेम बाय यू इन रिटर्न ऑफ इनकम AY 22-23, यू आर रिप्लाई अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट शैल रीच द ऑफिस। 30/6 तक मांगे गए थे डॉक्यूमेंट, फेलिंग विच एप्रोप्रिएट लीगल एक्शन आपके ऊपर लिया जाएगा। ये नोटिस आया ना 133(6) के अंदर आया, यानी पावर टू कॉल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे खाली आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। एक काम करना, फाइनेंशियल ईयर कौन सा है यहाँ पर, AY 22-23 है, इसके लिए आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। देखो अगर ये सारी चीज़ें जेन्युइन है फिर तो डरने वाली बात ही नहीं है, फिर तो आप डॉक्यूमेंट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर, वहाँ कोई इशू नहीं आएगा। इशू वाली बात वहाँ पर है जहाँ इसमें से कुछ आपने गलत क्लेम किया, फेक क्लेम किया। अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दो सेक्शन 139(8)A के अंदर, और अपडेटेड रिटर्न के अंदर जितनी डिडक्शंस आपने एक्स्ट्रा क्लेम की हैं उनको आप ठीक कर लो। पेनल्टी लगेगी वहाँ पर भी, 140B के अंदर आपको एडिशनल टैक्स देना होता है, पेनल्टी वहाँ भी लगती है, लेकिन वो पेनल्टी कंपैरेटिवली काफ़ी कम होगी, जो कि अंडर रिपोर्टेड इनकम की पेनल्टी होती है। वहाँ पर तो 200% तक की पेनल्टी लग सकती है जितना टैक्स आपका बनेगा। और यहाँ पर खाली आपका 20 कौन से ईयर का है, AY 22-23 का है आपका, यहाँ पर खाली 25% की पेनल्टी में छूट जाओगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जो पेनल्टी लग रही है उसको कम कैसे किया जाए, अगर आपका केस यहाँ पर कुछ गड़बड़ है उस सिनेरियो में। अगर ठीक है तो डॉक्यूमेंट दे दो, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। 3 नोटिस आपके साथ मैंने डिस्कस किए, तीनों का रिप्लाई कैसे करना है वो डिस्कस किया। अच्छा, रिप्लाई कैसे करोगे, पोर्टल पर जाने पर टाइम लग जाएगा। यहाँ पर एनेक्सर 2 में इंस्ट्रक्शन दी हुई है। ई पोर्टल यहाँ पर आपको जाना है, उसके बाद AIS के अंदर आपको जाना है। दिस विल नेविगेट टू AIS कंप्लाइंस पोर्टल। AIS कंप्लाइंस पोर्टल पे आप नेविगेट हो जाओगे। ई वेरिफिकेशन टैब में आपको जाना है, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कीजिए, आपको डिन नंबर डालना है। डिन नंबर मैंने यहाँ से वैसे हाइड कर दिया होगा, ये डिन नंबर होता है क्योंकि
कॉन्फिडेंशियलिटी के चक्कर में मैंने हाइड किया हुआ है, वो डिन नंबर वहाँ पे मेंशन करोगे, उसके बाद एक्सपेंड कर लेना, क्वेश्चनर आ जाएगा, फिर आपको जो पेंडिंग है उस सबका एक एक करके रिप्लाई करके सबमिट करना होगा और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी आप वहाँ पर अटैच कर सकते हो। तो सिंपल प्रोसेस है, इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कंप्लाइंस पोर्टल पर जा करके आपको यहाँ पर इसका रिप्लाई देना पड़ेगा। इन सभी चीज़ों के बाद में एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर की अभी 3-4 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहाँ पर उन्होंने बोला था कि सैलरीड कास्ट इंडिविजुअल फेक डिडक्शंस क्लेम करते हैं तो उनको बिल्कुल यहां पर पता होना चाहिए। अंडर रिपोर्टेड ऑफ इनकम के केस में 200% तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। साथ में देयर आर प्रोविजन जहां जेल की भी बात आती है, इंप्रिजनमेंट की भी बात आती है, जो कि मैंने अभी आपको 3-4 दिन पहले लाइव सेशन में भी डिस्कस किया था। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी फेक डिडक्शन अब आप क्लेम मत कीजिए। आज की डेट में थोड़ी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है। 5 साल पहले 10 साल पहले आप क्या करते थे शायद पता ना चलता हो किसी को। आज की डेट में इन्फॉर्मेशन निकालना, डिपार्टमेंट के पास बहुत सारे सोर्सेज हैं इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के, तो बहुत दिक्कत आपके लिए हो जाएगी। अगर ये नोटिसेज आएंगे तो पेनल्टी क्यों फालतू में देते हो, इससे जितना नॉर्मल टैक्स है वो दे दो, पेनल्टी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आशा करता हूँ गाइस सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया, उसके लिए रियली सॉरी। सेशन आपको पसंद आया होगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।